जय हिंद। आप सभी का फिर से एक बार लक्ष्य साथी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम इसके अंदर जो देखने वाले हैं वो है हमारा पाषाण काल। तो पाषाण काल के बारे में हम क्या क्या देखेंगे, जैसे कि संस्कृति, वहाँ के लोग, उन्होंने क्या क्या आविष्कार किया, कौन कौन सी जो वहाँ पर संस्कृति कैसी थी, है ना, उनके जो हमको अवशेष मिलते हैं या कई साक्ष्य कैसे प्राप्त हुए, इनके बारे में हम देखने वाले हैं। कहने का मतलब यह है कि हम इसके अंदर पाषाण काल, जिसके 3 भाग है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, उनको इसके अंदर देखने वाले हैं। आइए चलते हैं। तो हमारे इतिहासकारों ने जो हमारा प्रयोग ऐतिहासिक काल है, तो उसका जो अंतिम कहें कि जो भाग है, तो उसके अंदर हम पाषाण काल को देखते हैं। तो पाषाण काल के अंदर जो पाषाण काल है, इस पाषाण काल को भारतीय इतिहासकारों ने या कहें कि इतिहासकारों ने 3 प्रमुख भागों में बांटा है। अब 3 प्रमुख भागों में बांटा है तो इनके आधार क्या थे? इनके आधार हो सकते हैं कुछ आविष्कार या कहें कि कुछ ऐसे परिवर्तन जो कि पहले वाले में नहीं थे, जबकि दूसरे वाले में परिवर्तन आ गए हो। यानी कि जो हमारे इतिहासकारों ने जो इस पाषाण काल को बांटा, तो इन पाषाण काल को बांटने का एक जो प्रमुख आधार था वो आधार हो सकता है परिवर्तन। अब परिवर्तन जलवायु हो सकते हैं, लोगों के विचार हो सकते हैं, संस्कृति हो सकती है, कैसे भी हो सकती है। तो हमारे इतिहासकारों ने जो ये पाषाण काल है, इस पाषाण कालीन भारत को 3 भागों में बांटा है मोटे तौर पर। इसके अंदर जो पहला भाग आता है उसको हम कहते हैं पूरा पाषाण काल, और जो दूसरे पूरा पाषाण काल के बाद में जो भाग आता है उसे हम कहते हैं मध्य पाषाण काल, और फिर मध्य पाषाण काल के बाद में जो भाग आता है उसको कहते हैं हम नव पाषाण काल। तो अब हम प्रत्येक, जैसे कि पूरा पाषाण के बारे में देखेंगे, फिर मध्य पाषाण काल के बारे में देखेंगे, फिर नव पाषाण काल के बारे में देखेंगे। तो हम देखते हैं पूरा पाषाण काल। तो हमारे इतिहासकारों ने, जो हमारे इतिहासकार है, उन इतिहासकारों ने जो पूरा पाषाण काल है, इस पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा है। वो 3 भाग है। एक तो पूर्व यानी पहले, पूर्व पूरा पाषाण काल। दूसरे नंबर पर आता है मध्य, बीच का मध्य पूरा पाषाण काल, और फिर आता है उत्तर पूरा पाषाण काल। यानी कि कहें कि जो पूरा पाषाण काल का पहला भाग है, पूरा पाषाण काल का जो पहला भाग है उसको कहते हैं पूर्व पूरा पाषाण काल। दूसरा भाग है पूरा पाषाण काल का, उसे हम कहते हैं मध्य पूरा पाषाण काल। जो तीसरा भाग है उसको हम कहते हैं उत्तर पूरा पाषाण काल। तो अब जैसे कि हम देखें कि पूरा पाषाण काल में, जो पूर्व पाषाण काल है, पूर्व पूरा पाषाण काल है। तो जो आरंभिक पाषाण काल है, इस आरंभिक पाषाण काल में भारत के अंदर जो लोग थे, जो समूह थे, जो लोग थे, ये लोग जो उत्तरी पश्चिमी भारत है, जैसे कि आज की सिंधु नदी जो कि पाकिस्तान में पड़ती है, यही कहें कि हिमालय का जो पश्चिमी भाग है, हिमालय का उत्तरी पश्चिमी भाग है, या कहें कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी है, नदी है, उस आसपास के इलाकों में सबसे पहले मानव का विकास हुआ, या कहें कि मानव वहाँ पर अपनी एक संस्कृति उत्पन्न करते हैं, या कहें वहाँ पर रहने लगते हैं, मानव रहने लगते हैं। यानी कि जो सबसे पहले आरंभिक पूरा पाषाण काल होता है, तो आरंभिक पूरा पाषाण काल में जो आज का उत्तरी पश्चिमी भारत है, जिसके अंदर पाकिस्तान के अंदर जो सिंधु घाटी नदी है, तो सिंधु घाटी नदी के आसपास के इलाकों में सबसे पहले मानव क्या करता है, रहने लगता है, एक, है ना। तो ये मानव था ना, तो इस मानव ने हमको कुछ साक्ष्य दिए, यानी कि जो वहाँ पर जो मानव रहते थे, जो लोग रहते थे, वो ऐसी कुछ सामग्रियों का प्रयोग करते थे जिसको आज हम अवशेष के रूप में देखते हैं। यानी कि जो वहाँ के लोग थे, जो वहाँ रहते थे, है ना, तो वो जो उनके हथियार थे, तो उनके हथियार पत्थर थे। उस पत्थरों क्या कहते हैं, हस्त ठुकार। यानी कि एक पत्थर होता था, पत्थर, तो उस पत्थर को नुकीला बनाया जाता था, पत्थरों क्या किया जाता, नुकीला बनाया जाता था, और उस पत्थर को नुकीला कर अपने उपकरण, या कहें कि अपने औजार के रूप में प्रयोग करते थे, या कहें कि अपने हथियार के रूप में प्रयोग करते हैं। कि इसकी जो पूरा पाषाण काल है, इसका जो प्रमुख विशेषता है यह है कि उस समय किसी धातु का प्रयोग न कर वहाँ पर प्रयोग किया जाता था पत्थर को नुकीला बनाया जाता था, और उनको औजारों के रूप में प्रयोग किया जाता था, जिसको हम कहते हैं हस्त
ठुकार, हस्त ठुकार। अब इसके अंदर सल्क भी हो सकते हैं कि सल्क वही जो पत्थर होता था, पत्थर का एक टुकड़ा होता था जिसको हम जिसकी जो नोक थी या कहेंगे जिसकी धार थी, उसके आधार पर हम औजार या हथियार के रूप में प्रयोग करते थे। फिर इसके बाद में हम देखें कि जो पूरा पाषाण काल का जो जो दूसरा भाग है मध्य पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल। तो इस मध्य पूरा पाषाण काल के हमको साक्ष्य मिलते हैं। जो पूर्व पूरा पाषाण काल है ना, इसके तो हमें अधिकतर साक्ष्य मिले उत्तरी पश्चिमी भारत में, है ना। लेकिन जैसे ही मध्य पूरा पाषाण काल आता है तो इसके अधिकतर हमको साक्ष्य मिलते हैं जो दक्षिणी भारत है, या कहें कि जो प्रायद्वीपीय भारत है, जो प्रायद्वीपीय भारत है, जो मध्य भारत है, जैसे कि मध्य भारत, प्रायद्वीपीय भारत। तो यहाँ पर जैसे नर्मदा घाटी, गोदावरी घाटी, तो यहाँ पर हमको इसके अवशेष अधिक देखने को मिलते हैं। मध्य पाषाण काल के अवशेष सबसे अधिक हमको जो मध्य या कहीं जो प्रायद्वीपीय भारत है उसके अंदर अधिक देखने को मिलते हैं, है ना। प्रायद्वीप क्षेत्र तो शायद जानते हो आप। फिर बात करें कि अब ये जो मध्य पूरा पाषाण काल था, जो मध्य पूरा पाषाण काल था, इस समय ये इतना विकसित हो, इतना जागरूक हो गया था, जो कि दूसरी जो संस्कृतियाँ थी, जैसे कि पश्चिम के अंदर जो संस्कृतियाँ थी, है ना, उनसे संपर्क बनाने लग गया था। जो पश्चिमी संस्कृतियाँ थी, यानी कि वो संस्कृतियाँ जो जो ये हमारा जो भारत है, भारत के पश्चिमी जो देश थे, जो वहाँ पर संस्कृति उत्पन्न थी, उसके साथ संपर्क बनाए रखते थे, व्यापार करने लग गए थे। ऐसे हमको कुछ साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन प्रमाण नहीं किया गया कि करते ही थे, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। फिर बात करें, है ना, कि जो लास्ट में जो पूरा पाषाण काल आता है, जिसको हम कहते हैं उत्तर पूरा पाषाण काल, उत्तर पूरा पाषाण काल। तो उत्तर पूरा पाषाण काल में हस्त ठुकार होते हैं ना, जो पत्थर के औजार हथियार होते थे, उन पत्थर के औजार हथियार की एक विशेषता यह रही कि इनको लंबा बनाया जाने लगा, लंबा। इन हथियारों को क्या किया, लंबा बनाया जाने लगा। और जो इसकी हथियारों की जो नोक थी, जो पत्थर के जो हथियार थे उनकी नोक थी, उन नोकों की घसाई की जाने लगी ताकि अधिक धार उत्पन्न की जा सके, इसके साथ ही जो उत्तर पूरा पाषाण काल है, इसके अंदर जो भाले हैं, इन भाले भी बनाए जाने लगे। अब इन जो भाले हैं, इन भालों का प्रयोग अलग अलग प्रकार से किया जाता था। जैसे कि इसकी भालों की नोक होती थी, इसको घरे के कार्य में, जो घरेलू कार्य होते हैं उनको करने में किया जाता था। और जो चित्तर है, इसके अलावा जो इसके अंदर जो उत्तर पूरा पाषाण काल है, उत्तर पूरा पाषाण काल में हमको चित्तर मिले हैं। तो चित्तर जैसे कि आखेट के करने के या शिकार करने के चित्र हो सकते हैं, या कहीं नृत्य के चित्र हो सकते हैं, या कहीं कि युद्ध की नीति बनाने के चित्र हो सकते हैं। ये चित्र हमको जो प्राचीन गुफाएं हैं मिली हैं, उनके अंदर प्राप्त हुई है। इसके बाद में देखें कि मध्य पाषाण काल में जो प्रमुख विशेषता यह रही कि इस समय एक जलवायु परिवर्तन हुआ। अब इस जलवायु परिवर्तन यह लगभग हुआ 8000 ईस्वी पूर्व। हम बता दें मोटे मोटे रूप पर कि जो ये पूरा पाषाण काल है, इस पूरा पाषाण काल को हम देखते हैं 25 लाख ईस्वी पूर्व से लेकर 12,000 ईस्वी पूर्व तक है। और जो मध्य पाषाण काल है, इसको हम देखते हैं 12,000 ईस्वी पूर्व से लेकर 10 से 8,000 ईस्वी पूर्व तक, है ना। और जो नव पाषाण काल है, इस नव पाषाण को हम देखते हैं 8 या 6,000 ईस्वी पूर्व से लेकर 1,000 ईस्वी पूर्व तक। अब जो हमने ये डेट बताई, तो ये डेट अनुमान के आधार पर है, अलग अलग विद्वानों, अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा अलग अलग डेटें निर्धारित की जाती है। हमने आपको एक अनुमान के तौर पर बताया कि आप अनुमान रख सकते हैं। इसके बाद में देखें कि जलवायु परिवर्तन होता है, तो जलवायु परिवर्तन मध्य पाषाण काल में होता है, लगभग 8,000 ईस्वी पूर्व के आसपास। अब जो ये जलवायु परिवर्तन हुआ, इसका जो प्रमुख परिवर्तन हुआ कि वो था कि दो सूखे दौर आए। अब इन सूखे दौर आए ना, इन सूखे दौरों का परिणाम ये हुआ कि हवाएं गर्म चलने लगी, हवाएं गर्म चलने लगी। और जो हवाएं गर्म चली तो रेगिस्तान के रूप में बदलने लगा, है ना। जो वहाँ के जो जंगल थे, जंगल समाप्त होने लगे, जानवर समाप्त होने लगे, जानवरों की संख्या कम हुई। तो इसका परिणाम यह हुआ कि जो उत्तरी पश्चिमी भारत में जो लोग रहते थे, जो समूह रहते थे, वो समूह क्या किए कि वहाँ से चलकर जहाँ पर जंगल थे, जहाँ पर जानवर थे, वहाँ पर आने लगे। तो परिणाम स्वरूप जो उत्तरी पश्चिमी भारत था, उस उत्तरी पश्चिमी भारत से जो मध्य भारत है या पूर्वी भारत है, इसके अंदर लोग आ गए, वहाँ से लोग चलकर आ गए। ऐसे हमको साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन परिणाम साक्ष्य हमको ऐसे मिलते हैं। इसके बाद में हम देखें कि इसके जो मध्य पाषाण काल, इसके अंदर दूसरा परिवर्तन हुआ कि इस समय बड़ी संख्या में क्या हुआ कि लोगों की संख्या बहुत अधिक हो गई, कि जो लोग थे उनकी संख्या अधिक हो गई, है ना। जिनके कारण जब अधिक हुई तो
अपना एक गुट बना, इन्होंने अलग अलग गुट बनाए या कहें कि समूह बनाए, उन समूह का नेता बनने लगा, है ना। फिर बाद में करें कि इसी समय जो मध्य पाषाण काल है, यहाँ पर पर्चे पास्त्र की जो तकनीक है इसका विकास हुआ। जैसे कि इस तकनीकी के अंदर जो कि तीर कमान है इसका विकास हुआ, जिसको एक महान क्रांति के रूप से जाना जाता है, कि जैसे कि तीर कमान होती है ना, इसका विकास इस समय हुआ। इसके बारे में देखिए संस्कृति मध्य पाषाण काल की, तो यहाँ पर कि इसके अंदर जो पहली बार मध्य पाषाण काल में जो जानवर है, जीव जंतु है, जैसे कि इन जीव जंतुओं को पालतू बनाए जाने लगा, है ना। इनके हमको साक्ष्य मिलते हैं, जो मध्य पाषाण काल है इसके संस्कृति के में साक्ष्य मिलते हैं, जैसे कि बागोर एक स्थान है। इस बागोर स्थान पर हमको एक ऐसी एक घरसाग है, उस पर जो परस है, उस परस बनाने के लिए जो परस बनाने के लिए दूर दूर से पत्थर लाए गए, है ना, और पत्थर लाए गए। इसके अलावा जो ये बागोर के अंदर जो आवास है, इसकी जो हवा रोकने, जो गर्म हवा है उनको रोकने के लिए पर्दे भी बनाए गए घास फूस के, ऐसे हमको साक्ष्य मिलते हैं। इनके अलावा जो गंगा नदी है, गंगा की द्रोणी है, गंगा जो द्रोणी है या कहें कि जो गंगा नदी है, इसके आसपास के इलाकों में हमको मध्य पाषाण काल के दफन यानी कि दफनाए गए नरकंकाल, यानी कि जो मानव थे जिनके अंदर नरकंकाल थे, उनके अवशेष मिले। इनके अलावा जो हमको जो गंगा घाटी है इसके आसपास के इलाकों में झोपड़ियाँ भी मिली है, जिसके अंदर मध्य पाषाण काल के लोग रहते थे। इसके साथ ही हम देखें कि गुफाएं, जैसे कि गुफाएं हैं, इन गुफाओं के अंदर हमको चित्र मिले मध्य पाषाण काल के। अब जो चित्र मिले हैं, इन चित्रों के अंदर हो सकते हैं आखेट यानी कि शिकार करने के चित्र हो सकते हैं, नृत्य के चित्र हो सकते हैं और युद्ध के चित्र हो सकते हैं, है ना। तो इसके अंदर हमको जो ये साक्ष्य मिल जाते हैं, जैसे कि चित्र मिल जाते हैं आखेट के और नृत्य युद्ध के, इनके चित्र मिल जाते हैं। अब हम बात करें नवपाषाण काल की, तो जैसे ही मध्य पाषाण काल जाता है तो ये नवपाषाण काल आरंभ होता है। तो नवपाषाण काल के अंदर जो एक प्रमुख परिवर्तन होता है, तो ये परिवर्तन यह होता है कि नवपाषाण काल में पहली बार जो कि खाद्य सामग्री यानी खाने की सामग्री के लिए कृषि की जाने लगती है, खेती की जाने लगती है। तो ये सबसे पहले बार होता है हमारा नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में जो प्रमुख परिवर्तन हुआ, तो ये परिवर्तन यह हुआ कि खाने की सामग्री के लिए या कहें खाद्य सामग्री के लिए कृषि की जाने लगी। अब ये कृषि की जाने लगी, तो ये कृषियाँ ना, जो कि पहले ये कृषि क्या होती थी, कृषि एक जंगली फसल थी, जंगलों में उगने वाली फसल थी। लेकिन पहले ये जो हम आज के गेहूं जो बोते हैं, ये पहले एक जंगली फसल थी। अब इस जंगली फसल को धीरे धीरे करके इनकी कृषि की जाने लगी, तो आज ये कृषि फसल के रूप में जाने लगी। यानी कि जो आज की जो हमारी फसल है, ये कहीं ना कहीं पहले एक जंगली फसल थी। इसके बाद में देखें कि उपकरण की जो नवपाषाण काल है, इस नवपाषाण काल के अंदर जो कृषि के लिए या कहें कि नवपाषाण काल में जो उपकरण थे या कहें कि हथियार थे, तो प्रारंभिक जो नवपाषाण काल होता है, तो इस प्रारंभिक नवपाषाण काल में जो उपकरण होते हैं ये होते हैं, इसके अंदर जो प्रत्यक्ष रूप से हमें जो धातु का प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन फिर भी हमको ऐसे अवशेष मिलते हैं जिसको इतिहासकार जो नवपाषाण काल के उपकरण है उसको कहते हैं ताम्रपाषाण उपकरण कहते हैं, ताम्रपाषाण उपकरण कहते हैं। अभी जो ताम्रपाषाण उपकरण है ना, इसके अंदर क्या है, जो या ताम्रपाषाण है, इसके अंदर तांबे का प्रयोग भी किया जाता है, यानी कि तांबे का भी उपकरण थे, और साथ ही वहाँ के लोग पत्थर के उपकरणों का प्रयोग करते थे। यानी कि जो कृषि कार्य के लिए तांबे का जो उपकरण है उनका प्रयोग किया जाता था, और जो पत्थर का उपकरण है उनका भी प्रयोग किया जाता था। यानी कि इस समय पत्थर और तांबे दोनों का प्रयोग किया जाने लगा था। अब हम बात करें कि अर्थव्यवस्था, नवपाषाण काल की जो अर्थव्यवस्था थी वो इसे नवपाषाण काल में व्यापार भी करने लग गए थे, क्योंकि समूह बन गए, तो समूह एक समूह से दूसरे समूह के अंदर व्यापार होने लगा, या कहें कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ कुछ लेन देन करने लगा, एक जो कि गुट दूसरे गुट से व्यापार करने लग गया था। अभी व्यापार में आना जो विलासिता की वस्तु होने लगी थी, जैसे कि कहें कि घर में प्रयोग होने वाली वस्तुएं जैसे कि बर्तन वगैरह ऐसी। इसके साथ ही जो ग्रामीण है, इस ग्रामीण की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार था कृषि, यानी कि खाद्य सामग्री उत्पन्न करना, है ना, कृषि के द्वारा, और पशु के द्वारा जो पशु से जो प्राप्त होता है वो था। बात करें कृषि फसल की, जो पहले जो फसल होती थी ये फसलें जंगलों में होती थी, जिसको हम कहते हैं जंगली फसल। लेकिन धीरे धीरे जो उस फसल को लोग बोने लग गए और धीरे धीरे एक कृषि फसल के रूप में विकसित हो गई। जैसे गेहूँ एक जंगली फसल थी,
अब जो कुछ इतिहासकार है, इन इतिहासकारों का मानना है कि पहली बार जो कृषि की गई ना, किसी एक स्थान पर की गई, कृषि किसी एक स्थान पर की गई और उस स्थान से कृषि की जो विधि है वो दूसरी जगह पर पहुंची। पहले के इतिहासकारों का ये मानना था। लेकिन जो नए इतिहासकार है, इन्होंने शोध किया और शोध के आधार पर इन्होंने बताया कि नहीं, कृषि पहले एक, इन्होंने कहा कि कृषि एक जगह उत्पन्न नहीं हुई, कृषि करना एक जगह आरंभ नहीं हुआ। इन्होंने कहा, जो नए इतिहासकार है उन्होंने कहा कि कृषि है ना, जो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय पर विकसित हुई, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय विकसित हुई। फिर बात करें कि इसी समय हमें मर्द भांडे मिलते हैं। जब कृषि की जाने लगी, उत्पाद हुआ, तो यानी कि कृषि की जाने लगी तो उनसे हमको सामग्री मिली, खाद्य सामग्री। तो खाद्य सामग्री को रखने के लिए जो मर्दबान यानी मिट्टी के बर्तन भी बनाए जाने लगे। तो हमें मिट्टी के बर्तन जो हमें नवपाषाण काल के खूब मिलते हैं। फिर बाद में देखें कि साक्ष्य, तो हमें जो नवपाषाण काल है, इस नवपाषाण काल का ये जो साक्ष्य मिलता है, पहला मेहरानगढ़, जो कि सिंध, जो कि पाकिस्तान के अंदर सिंध और बलूचिस्तान की जो सीमा है वहाँ पर एक स्थान है जिसका नाम मेहरगढ़। मेहरगढ़ के अंदर हमको लगभग 5000 ईस्वी पूर्व के गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले हैं, गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले हैं, जो कि सबसे प्राचीनतम है। और ये माना जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि यहीं की जो गेहूं है, जो है ना, यहीं से दूर दूर तक फैले होंगे। फिर बात में करें, राजस्थान के अंदर एक झील है, राजस्थान के अंदर झील है, उसके अंदर काठ कोयला है ना, लकड़ी का कोयला। तो वहाँ पर क्या होता है कि उनके अंदर हमको जो अन्न के अवशेष मिलते हैं। इसके अलावा जो कश्मीर है, इस कश्मीर, जो भारत का जो कश्मीर है, उस कश्मीर का श्रीनगर है, श्रीनगर के पास एक स्थान है, वहाँ से हमको अवशेष मिले, जैसे कि चाकू, पत्थर की कुल्हाड़ी, है ना, और सुई, ऐसे अवशेष मिले। साथ ही हमको यहाँ पर समाधानी मिले, यानी कि शव को दफनाने के स्थान। तो यहाँ पर हमको दो प्रकार के समाधान मिलते हैं, जिसको हम कहते हैं, तो प्राथमिक समाधान और एक कहते हैं द्वितीयक समाधान। प्राथमिक समाधान में किसी व्यक्ति कोई मर जाता है, उस मरने के बाद में उसको सीधा ही कब्र में दफना दिया जाता है। लेकिन जो दूसरी विधि है, दूसरी विधि थी, वो थी द्वितीयक विधि। उस द्वितीयक विधि में पहले कोई व्यक्ति मर गया तो उसको कुछ दिनों तक या कुछ महीनों तक रखेंगे कब्र में, बाद में उसका शरीर तो गल जाएगा, बाद में जो हड्डियां बचेगी उन हड्डियों को एक जगह कर कर फिर उस कब्र में दफनाया जाएगा। तो ये दो प्रकार के क्या थे, समाधान है। अब इसके अंदर हमने जो ये मध्य पाषाण काल और पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल के रूप में मोटे रूप से जाना है। इसके अलावा जो हमारी जो प्राचीन भारत के इतिहास की सीरीज है, इसके अंदर हमने इनके प्रत्येक, जैसे कि नवपाषाण काल है तो इस केवल एक पर ही हमारा एक लेसन है, फिर उसी प्रकार मध्य पाषाण के अलावा अलग लेसन है, यानी कि बारीकी से उसके अंदर बताया गया है बारीकी से। इसके अलावा जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर आप जुड़ सकते हैं और वहाँ से नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद, फिर मिलते हैं।